न्यू टॉपिक जो होगा उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा, जो नेक्स्ट क्लास में आप जो है उसका डीपीपी करेंगे। और एट द एंड ऑफ टॉपिक, आज तो जैसे फर्स्ट डे है, आज सपोज आपका डाउट नहीं भी हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम में फिर आपका लास्ट टाइम जो हम रखेंगे वो आपका डाउट सेशन रखेंगे, कि भाई जिस भी बच्चे का कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम अपना डिस्कस कर लेगा। क्लियर। दूसरी चीज ये होगी कि जैसे भी हम ये चीजें जो ले करेंगे अपने ये चीजें, तो इनको करने के बाद कुछ टाइम, आफ्टर कुछ टाइम के बाद फिर आपके टेस्ट होंगे, इन सब का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, तो रिवाइज होगा, रिवीजन के बाद फिर आपका टेस्ट होगा, फिर वो टेस्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से सारी चीजें एक बार फिर आपकी गो थ्रू हो जाएंगी, एंड इट वुड बी बेनिफिशियरी फॉर यू इन अकाउंट ऑफ योर एग्जाम्स। तो आपको जो आगे आने वाले टाइम में उसका काफी बेनिफिट मिलेगा। सिस्टमेटिकली आपने चलना है, तो आपका जो है एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है इस तरह का प्रोसेस रहेगा। वन थिंग मोर, कि आपका जो भी अपना डाउट होगा वो आपने जरूर लेके आना है, क्योंकि जब भी प्रॉब्लम करते हैं तो मेन इश्यू हमारे डाउट का आता है, तो वो आपने डिस्कस करना है अपना प्रॉब्लम। तो मैं आज जो आपका रिवीजन जो स्टेटस लेके चल रहा हूं अभी, वो मैं आपका बेटा लेके चल रहा हूं। पहले हम लोग करते हैं मोल कंसेप्ट वाला पॉइंट। मोल कंसेप्ट जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है, मोल कॉन्सेप्ट, और इसके साथ ही हम लेके चलेंगे रिडॉक्स वाला पार्ट, मतलब इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल कंसेप्ट में बेटा जब हम बात करें, तो मोल कंसेप्ट में आपकी जब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करते हो, तो मोल कंसेप्ट में आपके पास दो टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। एक तो सीधा मोल का कैलकुलेशंस आता है, वो जनरल फार्मूले हैं जिससे भी आप मोल निकालते हो, सारे फार्मूले आप यूज करते हो। एंड सेकंड थिंग जो आती है आपकी कैलकुलेशन आती है। जब आपको मोल का कैलकुलेशन करना हो, जो स्टोइकियोमेट्री प्रॉब्लम होंगी, मोल के बेस पर अगर स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू गो विद बैलेंस इक्वेशन। पहले आप क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन होगी उसको बैलेंस करेंगे। सपोज बैलेंस कैसे करेंगे, जैसे ए के मोल हैं, बी के मोल से रिएक्ट करके सपोज प्रोडक्ट एक्स वाई जेड कुछ भी बना रहे हैं, एंड आपने बैलेंसिंग कर दिया 2A, सपोज 3B या 2.5B, कुछ भी बैलेंस कर दिया, जैसे भी एक्स वाई जेड 3C। जब भी आपने बैलेंस कर दिया, अब आपको कभी भी प्रॉब्लम सोल्व करना हो, सपोज इन दोनों रिएक्टेंट का रिएक्शन स्टार्ट करना हो, तो देन आप सबसे पहले बैलेंस करो इक्वेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिखेंगे, मोल से करना है तो आपको, बिकॉज आई एम टीचिंग यू अबाउट द मोल कंसेप्ट, एंड अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट आपको इक्वेशन आता है, बैलेंस कर दिया, इट्स ओके। देन आप सपोज ए और बी की कुछ डेटा दिए हुए हैं, इनसे क्वेश्चन सोल्व करना है। देन you need to write the mole of Na is equal to Nb। मोल दोनों के इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद, बिकॉज इनके जो एन फैक्टर होते हैं वो इसके कोफिशिएंट हो जाते हैं, तो जो इस बी का कोफिशिएंट है वो इधर लगा दो आप 2.5, और ए का कोफिशिएंट है वो इधर लगा दो आप। अब आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो एक बड़ा इजी और सिंपल वे आपका हो जाता है क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने का। क्या बोला मैंने, जो आई एम रिपीटिंग अगेन, first of all you give the balance equations of reactant and product, then equate the mole as you required। सपोज ए और बी के चाहिए तो ए बी के लिखो, ए और सी के चाहिए तो आप ए एंड सी के लिखेंगे, और जो दोनों के कोफिशिएंट है उसको इन्वर्स कर देंगे। जैसे बी का कोफिशिएंट 2.5 था तो ए के आगे लगा देंगे, और जो आपका सपोज ए का कोफिशिएंट 2 था तो बी के आगे लगा देंगे। तो इससे आपको काफी इजीली जो है क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने का तरीका मिल जाएगा। कैसे, सपोज मैं आपको प्रॉब्लम लिख रहा हूं जैसे हम बड़ा इजी सा प्रॉब्लम लेता हूं मैं, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड ये यूज टू complete neutralization of 0.2 molar 20 milliliter कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सपोज ऐसा प्रॉब्लम दे दिया बेटा मैंने, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इज यूज टू कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ
0.2 मोलर 20 मिलीलीटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मोल कैलकुलेशन मैंने बोला है आपको, ये तब लगाना है जब कंप्लीट रिएक्शन होता है। तो जब हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा, देन अब देखो कैसे इसका यूज करेंगे हम। तो वेरी सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब भी मोल कैलकुलेशन करना हो तो आप बैलेंस इक्वेशन लिखो। तो बैलेंस इक्वेशन लिखोगे तो CH3COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा आपका एसिड है, ये आपका बेस है, रिएक्ट करके ये साल्ट बनाएगा। तो CH3COO ट्वाइस एंड 2HOH। तो बैलेंस करोगे तो देखो आप, एसीटेट के 2 पार्टिकल, ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो, बिकॉज सम स्टूडेंट्स जो है होता है वो फील इजी by calculating mole concept and some are comfortable to with equivalent concept। so आप मोल concept से जब भी करना है तो बैलेंस इक्वेशन लिखोगे। बैलेंस इक्वेशन लिख के और फिर आप इसके जैसे इस आप क्या लिखोगे, मोल ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोल ऑफ बेस। अब मोल ऑफ एसिड इक्वल टू मोल ऑफ बेस कर दिया, इसका कोफिशिएंट 1 है तो एसिड के आगे लगा दो बेस वाला, और एसिड का 2 है तो इसके आगे लगा दो। बाद में आप अपना जो भी डेटा है वो आप यूज करके सोल्व कर लो आप अपना प्रॉब्लम। तो आप अगर सोल्व करेंगे तो फिर देखो कैसे आएगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड कैसे निकालोगे, देखो अमाउंट निकालना है तो वेट अपॉन फार्मूला वेट, ये आपका एसिड का हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस के आपको निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल बेस के कैसे निकालोगे बेटा, आप जो दे रखा है आपको, देखो मोलरिटी और वॉल्यूम दे रखा है, तो मोल इससे भी तो निकलते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, और लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये बेस के लिए आ जाएगा। और इस टाइप से आपका केस सोल्व हो जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी तो इधर भी जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस इक्वेशन से हो जाएगा आपका। देन इट मीन वेट आपको कैलकुलेट करना है, यू वांट टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, कैलकुलेट कर लोगे 60 टू, सपोज मोलरिटी तो आपको गिवन ही है 0.2, और वॉल्यूम लीटर में लेना है 20/1000 कर दोगे आप, देन आपका ये सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। तो ये आपका जो जीरो है इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना आप, 6 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 100 ग्राम, आंसर आ जाएगा आपको। तो ये एक तरीका होता है कि जब आप मोल से क्वेश्चन सोल्व करते हो, मोल से आप बैलेंस इक्वेशन लिखोगे जब भी गिवन होगा आपको। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट दे रखा है तो फिर जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके मोल से आप कैलकुलेशन करोगे। इसी टाइप से देखो, मैं अगर आपको एग्जांपल दे देता हूं, एक मैं कह देता हूं कोई भी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे बेरियम पर मैग्नेट, बेरियम पर मैग्नेट BA, तो मैं लिख लेता हूं BaMnO4 ट्वाइस, ये बेरियम पर मैग्नेट है, बेरियम पर मैग्नेट। अब मैंने बेरियम पर मैग्नेट दे दिया और मैंने आपसे प्रॉब्लम ये पूछ लिया, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2.5 मोल ऑफ बेरियम। इस टाइप के देखो बच्चों, 2.5 मोल ऑफ बेरियम पर मैग्नेट। सपोज मैंने बेटा आपको ये प्रॉब्लम दे दिया। अब आपको देखो, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2.5 मोल ऑफ बेरियम पर मैग्नेट में पूछ लिया मैंने। तो बेरियम पर मैग्नेट में पूछ लिया तो वेरी सिंपल, आप क्या करो, आपको कंपैरिजन किस में करना है, बेरियम पर मैग्नेट, इसका मान लो 1 मोल है बेरियम पर मैग्नेट का, तो बैलेंस करोगे तो यही तो आएगा, इक्वल टू सारे आइटम रख देना, हमें तो जिसकी जरूरत है सिर्फ वो लिख देते हैं। 1 बेरियम पर मैग्नेट में ऑक्सीजन देखो 8 ऑक्सीजन है, ये बैलेंसिंग होगी, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग होगी दोनों में। तो मैं क्या बोलूंगा, जो मेरे पास सॉल्ट है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करोगे, देखो आप, जो आपके पास सॉल्ट है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब सॉल्ट का 1 मोल लोगे, एक ऑक्सीजन के 8 है तो ऑक्सीजन का 8 सॉल्ट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1 से कर दो। अब देखो कैलकुलेशन हो जाएगा, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2.5 मोल ऑफ बेरियम पर मैग्नेट। तो 8 कितने बेरियम पर मैग्नेट के मोल है, 2.5, तो सॉल्ट के 2.5 रख दो और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल निकाल लो, तो ऑक्सीजन के मोल कैलकुलेट हो जाएंगे। या मैं यही कह देता 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीजन के 2.5 मोल है तो नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के रख देते आप 2.5, जैसे यही प्रॉब्लम में दे देता आपको। हाउ मेनी
mole of barium permanganate in 2.5 mole of oxygen, having 2.5 mole of oxygen in this salt. इस साल्ट में वो कह रहा है ऑक्सीजन का 2.5 मोल है, तो बेरियम परमैंगनेट का कितना होगा? वेरी सिंपल, वही कॉन्सेप्ट यूज करो। आप देखो, बेरियम परमैंगनेट दे दिया, बेरियम परमैंगनेट में ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल ऑफ साल्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट सॉल्ट के साथ लगा दो, इसका कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 कोफिशिएंट है, 1 लगा दो यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 8 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट निकालना चाहते हो आप, एन ऑक्सीजन का 1, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गिवन है आपको 2.5, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ साल्ट कैलकुलेट हो गया, 8/2.5 हो गया। तो जब भी आप मोल से कैलकुलेशन बनाते हैं बेटा, तो इट इज एडवाइजेबल फॉर यू कि सबसे पहले आप यू नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, देन जिसकी भी रिएक्शन आप कराना चाहते हो उनके मोल इक्वल करके, और मोल के बाद कोफिशिएंट को इन्वर्स कर दो, कोफिशिएंट को उल्टा लगा देना है, बाद में आपने अपना फार्मूला पुट करना है, जिससे आपका प्रॉब्लम बड़ी इजीली गोइंग हो जाएगी। क्लियर बेटा? किसी को डाउट हो यहां पर तो वो पूछ सकता है, अपना माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है वो, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट आ रहा है तो। आपका रिस्पॉन्स किसी का नहीं आया है तो मैं आगे चल रहा हूं। देखो, तो एक तो आपका होता है बेटा मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम आएगी, जैसे अभी हमने ऊपर वाली की है, इस टाइप से प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट बेटा हम यूज करते हैं वो होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा जो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करनी होती है वो आपके होते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए यू नीड टू क्लियर द एन फैक्टर ऑफ गिवन स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज का जो एन फैक्टर है वो आपको क्लियरली आना चाहिए। अगर एन फैक्टर में आपका जो है आप ओके हैं, आपको अच्छी तरीके से आता है, आपने किया है, देन आपके लिए ज्यादा बेटर है कि आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में एन फैक्टर में फिर बता दूं, एक एग्जांपल दे देता हूं कि सपोज को किसी का भी एन फैक्टर निकालना है, सपोज किसी रिएक्शन में, जैसे अमोनिया है, N2 + 3H2 NH3, इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती हमें, N2H2 NH3 बना रहे हैं सपोज। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट वेट बेटा किसी का भी होता है, तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट होता है किसी का भी फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर होता है, तो इक्विवेलेंट वेट का जरूरत है, और वेट से भी निकाल सकते हो, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। फार्मूला मतलब मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। बट है क्या, एन फैक्टर जब भी किसी स्पीसीज का निकालते हो, सपोज बैलेंसिंग भी दे दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1H2 3H2 2NH3, सपोज मैंने दे दिया ये। अब मैं आपको कहूं कि N2 का नाइट्रोजन का आपको एन फैक्टर निकालना है, तो नाइट्रोजन का एन फैक्टर निकालना है, तो यहां से यहां आप नाइट्रोजन में चेंज देखोगे, यहां से यहां पर नाइट्रोजन का चेंज देखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ है। चेंज किसका देखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर का। हियर यू कैन सी N2, it is the oxidation number of nitrogen is 0, and here oxidation number of nitrogen is -3. Now you can change the difference in the oxidation number 0 to -3, it means nitrogen का n factor निकालना है तो difference 3 का आ रहा है। Then you check the number of atoms of nitrogen in one species, जैसे N2 1 species है, N2 का निकाल रहे हैं हम, तो N2 में तो 2 नाइट्रोजन हो गए, एक नाइट्रोजन के लिए 3 का डिफरेंस आया है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए 6 का डिफरेंस हो जाएगा। इट मींस अगर इक्विवेलेंट वेट हमें नाइट्रोजन का निकालना है तो यू नीड टू चेक द एन फैक्टर ऑफ N2 मोलिक्यूल, और N2 मोलिक्यूल का एन फैक्टर आ गया 6। देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 अगर इस इक्वेशन में निकालूंगा मैं, तो फार्मूला वेट N2 का 28 होगा, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 6 आ जाएगा। बट in similar case, if we want to calculate the n factor of ammonia, if our focus point is the ammonia, then we can check by this direction। आप अमोनिया से नाइट्रोजन में आएंगे। अब अमोनिया में देखेंगे, वापस देखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 अमोनिया के अंदर, और हेयर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो अमोनिया के लिए चेक करना चाह रहे हैं तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? देखो 3 से 0 है तो डिफरेंस कितने का हो गया? आपके पास 3 का डिफरेंस हो गया यहां से। और यहां देखो, अब अमोनिया में इस कोफिशिएंट की कोई जरूरत नहीं है, स्पीसीज क्या है आपकी? स्पीसीज बेटा अमोनिया है।
अमोनिया स्पीसीज में एक ही नाइट्रोजन है, तो आप 3 into 1 करेंगे, इट मीन्स अमोनिया का आयन फैक्टर यहाँ पर 3 आ जाएगा, अमोनिया का आयन फैक्टर 3। तो इक्विवेलेंट वेट अगर अमोनिया का चाहिए आपको, तो जो इसका फार्मूला वेट है नाइट्रोजन 14 और 3 17 डिवाइडेड बाय इट्स एन फैक्टर, नाउ एन फैक्टर इज 3, नाउ एन फैक्टर इज 3। तो जिस स्पीसीज को देखना चाहते हो उसी को कंसीडर करना है, वो किस में चेंज हो रहा है। सिमिलरली देखो मैं एक और देता हूं आपको पॉइंट, कि सपोज मैं आपको ये कह दूं कि क्लोरीन है Cl2 और ये कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में। अब आपसे जैसा क्वेश्चन पूछे उसका एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सपोज मैं कहूं Cl2 का निकालना है, तो Cl2 है तो आप चेक ऐसे करेंगे Cl2। अब क्या करेंगे, ऐसे एन फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा आप, तो यू कैन सी हेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन 0 एंड हेयर -1, सो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 1। डिफरेंस एन फैक्टर होता है क्या, एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर 0 और 1 में एन फैक्टर 1 आ गया। बट आपको Cl2 स्पीसीज का निकालना है, तो Cl2 में 2 क्लोरीन है, तो एन फैक्टर आप यूज करोगे बेटा 2। यानी कि इक्विवेलेंट वेट अगर आप Cl2 लेना चाहते हो, देन यू हैव टू राइट फार्मूला वेट Cl2 का 71 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 2। एंड इफ यू वांट टू द एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन, क्लोराइड आयन NaCl में सपोज इसका देखना है, देन यू हैव टू गो इन दिस साइड। यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर -1 या 0, तो यहां एन फैक्टर क्लोरीन का निकालेंगे हम, तो क्लोरीन का एन फैक्टर -1 से 0 आ गया, तो 1 का डिफरेंस, बट क्लोरीन तो अकेला ही है ना, ये स्पीसीज तो Cl नेगेटिव है, इसलिए 1। तो इस केस में क्लोरीन का एन फैक्टर आप 1 लेंगे। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं जो आपको जो चल रहा हूं रिवीजन में, उन केसेस पर चल रहा हूं जहां मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहते हैं। तो आपको जिस भी स्पीसीज का निकालना है तो वो एन फैक्टर ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। इस केस में आपको कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस मिलते हैं जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन या कम प्रपोर्शनेशन होता है। डिस्प्रपोर्शनेशन और कम प्रपोर्शन दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम स्पीसीज जो होती है, जैसे सेम स्पीसीज है, मान लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगर कन्वर्ट हो रही है तो अलग अलग स्पीसीज में नाइट्रोजन जैसे NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, NO3 नेगेटिव। तो ये जो है सेम स्पीसीज नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हो रहा है। सपोज कैसे कि देखो, जैसे देखो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, NH4 पॉजिटिव में निकालोगे तो -3 और NO3 नेगेटिव में निकालोगे तो +3। इट मीन 0 से -3 तो रिडक्शन हो गया, और इसी नाइट्रोजन का 0 से +3 तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। या हम इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दें, सेम स्पीसीज अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू आती है, मतलब कम प्रोपोर्शनेशन क्या है, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। अगर हम डिस्प्रोपोर्शनेशन का रिवर्स, मतलब ये ऐसे लिख दूं, अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन, तो यहां पर देखो अमोनियम नाइट्रेट को ब्रेक करो तो NH4 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव होगा। अभी आपने देखा यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और यहां पर +3 है नाइट्रोजन का, और ये 0 में कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी भी क्या हो रहा है, साइमulटेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। बट अब की बार क्या हो रहा है, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है। यहां सेम ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज, यहां भी एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज है, बट इसका रिवर्स है। ऐसे केसेस होते हैं, तो such type of reactions are known as redox, but कौन सी redox, disproportionation redox और कम proportionation redox, disproportionation redox and कम proportionation redox। ऐसे केसेस में अगर आपको एन फैक्टर निकालना हो बेटा, किसी में डिस्कम्पोर्शनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन में, तो आपको 2 एन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो टोटल एन फैक्टर जो आप निकालोगे N1 N2 N1 प्लस N2 से सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना, तो आपका एन फैक्टर आ जाएगा। जैसे आई एम गोइंग टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन पी ब्लॉक एलिमेंट, रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन विद कॉन्सेंट्रेट NaOH। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है बेटा, कई बार आता है आपका, ये रिएक्शन ही आ जाती है कि डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्लोरीन क्या बनाएगा, और कंसंट्रेट के साथ करेंगे तो क्या बनाएगा।
तो कंसंट्रेट NaOH के साथ रिएक्शन बनाते हैं, देन प्रोडक्ट विल बी सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट। सोडियम क्लोराइड, एक आपका क्लोराइड आयन बनता है, एंड वन इज द ClO3 नेगेटिव क्लोरेट। नाउ this is the reaction of disproportionation redox. This is the reaction of disproportionation redox. How can we say? Because here oxidation number of chlorine is 0 and oxidation number of here chlorine is -1. It means chlorine is reduced, and similarly here oxidation number of chlorine is +5. It means chlorine is oxidized. It means chlorine का oxidation number decrease भी हो रहा है, chlorine का oxidation number increase भी हो रहा है। देन जब डिक्रीज और इंक्रीज होता है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है, देन यू कैन यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट द एन फैक्टर। कैसे? सपोज देखो, पहले ये देखते हैं। सपोज Cl2 से हमने Cl नेगेटिव देखा, तो ये हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, और ये -1, देन इट इज द रिडक्शन, दिस वन इज द रिडक्शन। एंड चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, देखो मतलब एन फैक्टर निकालो। सपोज एन फैक्टर निकाल रहा हूं N1, हमें निकालना तो क्लोरीन के लिए ना, इधर तो हम जा रहे हैं क्लोरीन के लिए निकालना है। इधर 0 है, इधर -1 है, डिफरेंस कितने का आया? 1 का। और कितने क्लोरीन है? 2। तो यहां क्लोरीन का ये आ गया। अब दूसरा निकालो, NaClO3 वाला देखो बेटा, यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है आपका +5, तो डिफरेंस ऑक्सीडेशन हो गया, ये इंक्रीज हो रहा है। जब चार्ज इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज हो तो रिडक्शन। अब यहां पर एन फैक्टर निकालूंगा 2, तो देखो 0 से +5 कितने का डिफरेंस आया? 5 का डिफरेंस आया। और कितने क्लोरीन है? 2, तो एन फैक्टर हो गया 2। नाउ मुझे नेट रिजल्टेंट निकालना है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में, तो एन फैक्टर इज इक्वल टू N1 इंटू N2। तो यहां N1 आया आपका 2 और N2 आया आपका 10, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 + 10, तो ये कितना हो गया टोटल? देखो 20, एंड दिस वन इज द 12। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। इट मीन्स अगर क्वेश्चन इतना ही आ जाता, व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ क्लोरीन इन दिस रिएक्शन, देन you will give 5/3. If question is this, calculate the equivalent weight of chlorine in this reaction, then we can easily calculate the equivalent weight of chlorine Cl2 in this reaction, because we know that equivalent weight of any species is equal to formula weight upon n factor. And what is the formula weight of chlorine? Cl2 71. And what is the n factor? 5/3. Then this one is the equivalent weight. तो अगर आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा आ जाता है, देन आप इक्विवेलेंट वेट या एन फैक्टर इस तरीके से निकाल सकते हो। कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती है बेटा, दो स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होता है। जैसे देखो फेरस ऑक्सलेट, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फेरस ऑक्सलेट। फेरस ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करते हैं तो फेरिक प्लस CO2 बनता है। अब ऐसे केसेस में मुझे पूरे फेरस ऑक्सलेट का एन फैक्टर निकालना है, या सिर्फ फेरस का निकालना है, या सिर्फ ऑक्सलेट का निकालना है, सबका निकाल सकते हैं। हमारा तो फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, देन वी कैन कैलकुलेट एवरीथिंग फॉर एनी स्पीसीज। देखो जैसे यहां पर फेरस की बात करते हैं, तो फेरस ऑक्सलेट, फेरस का मतलब है इस फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहां फेरिक हो गया +3 आ रहा है। इट मीन फेरस के लिए एन फैक्टर निकाल रहे हो आप, तो +2 से +3, तो एन फैक्टर देखो क्या हो गया, +2 से +3 1। और फेरस में एक ही फेरस है फेरस ऑक्सलेट में, तो फेरस के लिए एन फैक्टर आ गया, Fe के लिए आ गया 1। अब देखो कार्बन वाले के लिए निकालो, कार्बन आपका C2O4 2 नेगेटिव, मतलब ऑक्सलेट के लिए निकाल रहा हूं। ऑक्सलेट आयन के लिए निकालेंगे, सपोज एक कार्बन का बेटा X, तो 2 कार्बन का 2X हो जाएगा, क्योंकि पर स्पीसीज ही तो देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। 1 कार्बन X, तो 2 कार्बन का 2X, 1 ऑक्सीजन का -2, तो 4 है तो -8 इज इक्वल टू -2। इट मीन 2X इज इक्वल टू 6, तो X is equal to +3. So you can say here oxidation number of carbon is +3 and here CO2 +4. So you can see ferrous is oxidized and also carbon is also oxidized. तो दोनों ही स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही हैं, दोनों ऑक्सीडाइज हो रही होती हैं या दोनों रिड्यूस हो रही होती हैं, तो दोनों का एन फैक्टर ऐड कर लेंगे हम, जो भी निकालेंगे। तो यहां पर अब एन फैक्टर निकालोगे आप, देखो तो देखो +3 से +4, एन फैक्टर कितना आ गया आपका, सपोज ऑक्सलेट के लिए तो एन फैक्टर आ गया 1, +3 से +4 डिफरेंस, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इंटू 2। तो कार्बन का एन फैक्टर कितना आया, ऑक्सलेट में कार्बन 2 है तो टोटल एन फैक्टर ऑक्सलेट का 2 आया, और फेरस का
वन आया तो टोटल एन फैक्टर अगर फेरस ऑक्सीलेट का बोलेगा हमें तो दोनों सम कर देंगे बेटा, एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। तो पहले वाले का वन आया है, दूसरे वाले का टू आया है, तो थ्री हो जाएगा टोटल। तो फेरस ऑक्सीलेट में एन फैक्टर थ्री लेंगे, और एन फैक्टर का पता हो तो हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। और जब भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं तो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं हम, तो हम मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या है, हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सभी सपोज मैंने एग्जांपल दे दिया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू हाफ सी, मैंने बैलेंस इक्वेशन दे दिया। अब हमें कोफिशिएंट का कोई यूज नहीं है बेटा, अगर हम इक्विवेलेंट से सोल्व करना चाहते हैं हम सीधा बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑफ a इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ b, इक्विवेलेंट ऑफ a इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ b। इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, जो फार्मूले इक्विवेलेंट के, इक्विवेलेंट एक कैलकुलेशन है जो मोल से निकलती है, मोल इनटू एन फैक्टर, और मोल वेट से निकलता है, वेट अपॉन फार्मूला वेट इनटू एन फैक्टर। फार्मूला वेट में एन फैक्टर का डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ये डिफरेंट वे के फार्मूले, तो आप जैसे जैसे डेटा दे रखे हो जो उससे निकाल सकते हो आप। इक्विवेलेंट डायरेक्ट भी निकाल सकते हो नॉर्मेलिटी से, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, तब भी इक्विवेलेंट निकल आएंगे। तो जैसा आपको डेटा देगा उस डेटा के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, डायरेक्ट इक्विवेलेंट से सोल्व कर सकते हो। सपोज मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था बेटा, नया ले लेते हैं। सपोज मैं आपको ये प्रॉब्लम देता हूं, अभी जो प्रॉब्लम लिखा था मैंने, हाउ मेनी अमाउंट ऑफ NaOH is required to completely neutralization, complete या complete neutralization of 0.1 molar 100 मिलीलीटर H2SO4। अब आपके पास बेटा दो मेथड थे, एक जो पहले मैंने बताया कि एसिड बेस का बैलेंस इक्वेशन लिखो, बैलेंस इक्वेशन लिख के मोल से सोल्व करो, एक तो वो था। बट आप कि NaOH है तो कोई एन फैक्टर ज्यादा मुश्किल है नहीं, डायरेक्ट ही हमें आते हैं, H2SO4 के एन फैक्टर आते हैं। देन यू हैव टू गो, जो है आपको यू विल हैव टू गो विद द इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये ज्यादा इजी रहेगा और आपका क्वेश्चन बड़ी जल्दी बनेगा, टाइम सेविंग प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, सीधा सा इक्विवेलेंट ऑफ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे बैलेंस इक्वेशन करने की, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट एसिड के किससे निकालूंगा, मुझे अमाउंट एसिड में जो है मुझे मोलरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एक बार मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूं। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर होता है, तो मोल इनटू एन फैक्टर ऑफ एसिड, और इक्विवेलेंट ऑफ बी बेस, बेस अमाउंट से निकालना है तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या फार्मूला वेट इनटू एन फैक्टर, ये बेस आ जाएगा बेटा। अब बेस आ गया, अब मोल देखो कैसे निकाल सकते हो, बिकॉज मोलरिटी गिवन है आपको, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में लिख लो इनटू एन फैक्टर। और जब आपका क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट तो इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसी से सोल्व करोगे बेटा आप। और वेट अपॉन फार्मूला वेट इनटू एन फैक्टर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फ्रेम कर लिया फार्मूला, अब मैं सारी वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो एसिड, एसिड का मोलरिटी है 0.1, वॉल्यूम गिवन है 100 मिलीलीटर, एन फैक्टर H2SO4 का है 2, वेट निकालना चाहते हो आप, मोलर मास NaOH का निकालो, देखो 23 ये और 1740, NaOH का एन फैक्टर है 1, तो वेट कैलकुलेट हो गया आपका, तो वेट आप कैलकुलेट कर लोगे ये। तो इस टाइप से आप कैलकुलेशन जो बना सकते हो वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से बना सकते हो, ज्यादा इजी रहेगा। इक्विवेलेंट का जितना क्लैरिटी आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन बड़ी जल्दी भी बनेगा और इजीली भी बनेगा, और बहुत टाइप के प्रॉब्लम बनेंगे और हर जगह यूज भी आएगा आपको हर एक चैप्टर में। तीसरा चीज होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन। इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन, इक्विवेलेंट वेट देखो एक तो दो ही फार्मूले यूज होंगे, एक सपोज किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, एक तो यह है ही, और एक अगर इक्विवेलेंट दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, सपोज इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें मेटल ऑक्साइड का,
मेटल ऑक्साइड का। देन आप कैसे बना सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का निकालने के लिए वापस ये फार्मूला यूज कर लो। सपोज आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट आयन, टोटल इक्विवेलेंट वेट है। क्लोराइड जिसका भी निकालना हो तो आपके दो ही फार्मूले हैं जहां से आप सारा गो थ्रू हो जाएंगे। तो इन दोनों फार्मूलों को थोड़ा अपने दिमाग में रखना है। सैंपल देखो इनके प्रॉब्लम कैसे आएंगे। सपोज मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया, ए मेटल ऑक्साइड contain a metal oxide contain 40% by weight of metal या oxygen, weight of oxygen, calculate the equivalent weight of phosphate of that metal, phosphate of that metal। तो हमें पहले तो मेटल ऑक्साइड बता रहा है और बाद में हमें जो निकालना है इक्विवेलेंट वेट वो उसके फॉस्फेट का निकालना है। तो कैसा करेंगे बेटा, देखो वेरी सिंपल, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपके पास है मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड में क्लियर है कि हमें इतना तो क्लियर है कि ये मेटल से बना होगा और ऑक्साइड से बना होगा, ये 40% होगा वेट, तो ये क्लियर है कि इसका ऑक्सीजन 40% होगा तो ये 60% हो जाएगा। और जब भी रिएक्शन होगी तो हम दोनों की इक्विवेलेंट इक्वल कर सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल वेट से निकालेंगे तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। देन बेटा वेट इसका कितना दे रखा है मेटल का 60, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना चाहते हो आप, वेट ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 40, इसका ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू ऑक्सीजन जो होगा पहले वाला फार्मूला, फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। तो फार्मूला वेट कितना होता है इसका, इसका होता है 6, आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होगा 16 और एन फैक्टर चार्ज जो होता है -2 वैलेंस से होती है 2, तो ऑलवेज इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन 8 आएगा, 8 आएगा तो 8 5 या 40 और ये 12 आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया आपका 12। यहां से आपने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट ऑफ दैट मेटल, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल फॉस्फेट, तो क्या लिख सकता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो निकाल चुके हो आप प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फेट। फॉस्फेट का फार्मूला आना चाहिए बेटा आपको PO4 3 नेगेटिव, देन क्या हो जाएगा ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है निकाल चुके आप 12, फॉस्फेट फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, देखो H2SO4 होता, H3PO4 होता तो 98 होता, 98 में 3 हाइड्रोजन चले गए तो कितना रह गया ये 95, डिवाइडेड बाई एन फैक्टर जो उसका चार्ज होगा, तो यहां से सोल्व कर लेंगे अप्रोक्सीमेट, देखो मैं ले लेता हूं 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3 6 18, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो 43.6। तो ये मेटल ऑक्साइड कंटेंट 40% बाय वेट ऑफ मेटल। भाई इससे डिफिकल्ट और क्वेश्चन क्या आएंगे, मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड दे दिया तो आप बस आपको ट्रिक आ गया तो कोई मतलब की बात ही नहीं है, सारे क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएंगे। मेटल 60% है, ऑक्सीजन 40% है, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वेट कर दिए, इससे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया। फिर मुझे फॉस्फेट का चाहिए तो मेटल में मैंने फॉस्फेट का ऐड कर दिया, तो एंड इसका आपका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा इसमें। सपोज यही प्रॉब्लम मैंने ऐसे दे दिया, ए मेटल M is oxidized into MxOY metal oxide, a metal M is oxidized into MxOY metal oxide, calculate equivalent weight of metal, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। अब हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कैलकुलेट करना है, ये भी लिख देता हूं इन टर्म ऑफ XY,
तो देखो अब क्वेश्चन ऐसे लग रहा है जैसे बेटा हमें कुछ भी नहीं पता लग रहा है, जैसे कुछ डाटा ही नहीं है हमारे पास, कुछ गिवन ही नहीं है। तो अब कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको निकालने के लिए कैसे सोल्व करोगे? देखो अभी मैं ये एक क्वेश्चन करा के थोड़ा सा बता के फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा। सुन रहे हो ना बेटा? मेरी आवाज तो आ रही है ना? आपका किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? आ रही है ना आवाज मेरी? रिप्लाई करो बेटा कोई स्टूडेंट। डू यू हेयर मी? यस सर। तो एम एक्स ओ वाई है, देखो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि मेटल एम एक्स ओ वाई है। तो जितने इक्विवेलेंट मेटल के होंगे उतना ही तो इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का करोगे, एम एक्स ओ वाई इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का कर लोगे। मेटल के इक्विवेलेंट कैसे करेंगे? उसका वेट अपॉन फार्मूला वेट इंटू एन फैक्टर। मेटल के लिए, ऑक्सीजन के लिए करेंगे तो वेट अपॉन फार्मूला वेट इंटू एन फैक्टर, इसके लिए ऑक्सीजन के लिए। देन कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है, तो फार्मूले से सोल्व कर लेते हैं। फार्मूले में देखो वेट कितना होगा, एम एक्स, एक एक एम का मेटर वेट है सपोज एम, मोलर मास उसका तो एक्स है, तो टोटल एक्स एम हो गया, एक्स एम इतना वेट हो गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास एम ही आएगा, इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर जो ये वाला इसका एन फैक्टर होगा, ये इसका, तो वाई इसका चार्ज है तो वाई आ गया, इज इक्वल टू वेट। ऑक्सीजन का वेट देखो ओ वाई, तो एक ऑक्सीजन का वेट तो हमें पता है 16 इंटू वाई, तो टोटल वेट ओ वाई का आ गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास हमें इसका पता है कितना होता है 16 ऑक्सीजन का, एन फैक्टर भी ऑक्सीजन का पता है 2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास रहेगा क्या? हमें अच्छा इक्विवेलेंट वेट निकालना था हमें, तो इसको रहने दो, इक्विवेलेंट वेट ही लिखो, इसको इक्विवेलेंट वेट की टर्म में लिख दो, इसको रहने दो। तो वेट कितना आ गया x इंटू एम, इसको भी रहने दो, तो ये कितना आ गया E। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना था तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट सपोज E है, ये आ गया 16 y इंटू 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया हमारे पास एक्स एम, तो एन फैक्टर आ गया 2, तो E इधर चला गया, तो ये कितना आ गया 2y। कैलकुलेशन एक बार और देख लो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, हमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालना है, तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट कितना होगा एम एक्स ओ वाई में, एक मेटल का वेट है एम, एक मेटल का एम है तो टोटल एक्स मेटल है, तो मैंने क्या लिख दिया एक्स इंटू एम, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया मैंने इक्विवेलेंट वेट, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या फार्मूला वेट इंटू एन फैक्टर। डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट भी लिख सकते हो आप, मैं ऐसे भी कर सकता था, देखो कई सारे अल्टरनेटिव होते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल गिवन वेट एम एक्स डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन गिवन वेट ऑक्सीजन का होता है 16y डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट 8 होता है ऑक्सीजन का, तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे आप, तो ये कितना आ जाएगा 2y, ये आपका 2y आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स एम अपॉन 2y, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो गया। तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो भी बेटर है, मोल कॉन्सेप्ट करते हो देन भी बेटर है। अब कुछ बात और रिडोक्स में कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बता देता हूं जो आपसे पूछी जा सकती है बेटा। एक तो आपका क्या पूछा जाता है, जो एग्जाम में आता है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछे जाते हैं आपसे, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर में आप कुछ स्ट्रक्चर बेस निकालेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादातर वो आपसे स्ट्रक्चर बेस पूछता है, स्ट्रक्चर बना के निकालते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे ए और ए दो एक जैसे एटम है, तो दोनों का चार्ज पर बॉन्ड 0 0 दिया जाता है। ए और बी के बीच बॉन्ड है, तो बी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बी को -1 और ए को 0 दिया जाता है। ए और बी के बीच अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है आपने, तो और बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन बी को -2 ए को +2 दिया जाता है। और ए और बी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपोजिट साइड में हो, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन ये हो, तो फिर 0 0 दिया जाता है। तो इन रूल्स होते हैं कुछ, इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर बड़ी इजीली निकालते हो। इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं कुछ शेयर करना चाहूं आपसे, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड,
CH3NC। इसमें सपोज इस कार्बन और नाइट्रोजन का पूछ लिया, देन आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, CH3N, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। अब इस कार्बन का निकालना है, देखो आप, और नाइट्रोजन का निकालना है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में 2 कोवलेंट बॉन्ड, तो यहां से अगर मैं इसका बनाऊंगा तो इस कार्बन का इस बॉन्ड के लिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, -1 +1, बीच वाले बॉन्ड के लिए भी -1 +1। अब ये डेटिव बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड देखो मोर नेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ है, तो मोर से जब लेस की तरफ जाएगा तो 0 0 दो गया, तो कार्बन तो क्लियर हो गया बेटा आपका। इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 आपका। एंड यू कैन सी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन दिस केस, दिस साइड इज you have solved, but now see the this side, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच कोवलेंट बॉन्ड है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम, फिर एक -1 आ गया, +1 आ गया, तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -3 आ जाएगा। तो अगर आपको ये रूल क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए, रूल क्लियर होना चाहिए, देन आप जो है ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोई भी जो ज्यादातर पूछे जाने वाले एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपकी बात करूं तो कैरो एसिड पूछा जाता है, कैरोज एसिड, मार्शल एसिड, क्रोमियम वाले एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, CrO5, K3CrO8, इस तरह वाले एग्जाम्पल पूछे जाते हैं काफी आपके। दूसरा देखो, दूसरा आपसे पूछा जाता है CrO2Cl2, कुछ एग्जाम्पल C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, ये पूछा जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्लोरीन के पूछे जाते हैं। जैसे मैं कुछ शेयर भी कर रहा हूं, जैसे CaOCl2 पूछ लिया आपसे, CO, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना बेटा तो बड़ा क्लियर आंसर मिलेगा। देखो ऑक्सीजन और क्लोरीन है, क्लोरीन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसका -1, इसका +1, लेकिन कैल्शियम और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा, -1, इट मींस इस क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया और इस क्लोरीन का +1 हो गया, तो दोनों का अलग अलग आ रहा है, इसलिए पूछा जाता है आपसे। इसी टाइप से जैसे ये पूछा जाता है, अभी पिछले साल ही क्वेश्चन आया हुआ, पिछले से पिछले ईयर आया क्वेश्चन, ये वाला पूछ लिया था, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप एटलीस्ट वो सारी स्ट्रक्चर याद करो जो रिडॉक्स वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में प्रिंट है, जैसे ये दे रखा था। तो यहां आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो देखो पर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है तो -2 -2 -2, इधर आ गई +6, इधर देखो 3 है तो फिर -2 -2 -2, इसका आ गया +6। और ये Br देखो, Br है तो 0 0 0 0, इधर आ गया -2, इधर +2, इधर -2, इधर +2, तो बीच वाला ब्रोमीन +4 में, साइड वाले ब्रोमीन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ड्रॉ करके, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके यू कैन इजिली कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेशन पूछ सकता है आपसे। तो जितनी आपको करवा रखी है सर ने या जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया हो, जितनी स्ट्रक्चर करवा रखी है, या एटलीस्ट एनसीईआरटी के अंदर जितना, इट इज एडवाइजेबल फॉर यू कि जितना एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दे रखा है वो आप क्लियरली कर लो। और एक लास्ट वन आता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। कोई भी आपको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अगर देता है तो सीधी सी बात है कि कोफिशिएंट, एन फैक्टर जो होता है, एन फैक्टर, रिवर्स ऑफ एन फैक्टर आर कोफिशिएंट। अभी स्टार्ट इसी से किया था मैंने, रिवर्स ऑफ एन फैक्टर आर कोफिशिएंट। अगर आपको एन फैक्टर पता है बेटा तो बहुत काम की चीज है, एन फैक्टर पता है तो उसका उल्टा कर दो, आपके कोफिशिएंट बन जाएंगे, इक्वेशन डायरेक्ट बैलेंस हो जाएगी। कैसे? सपोज मैंने एग्जाम में दे दिया आपको, मैंने कह दिया Fe+2 और MnO4 नेगेटिव, Fe+3 और Mn+2, इक्वेशन बैलेंस करो आप, ये एग्जाम में दे दिया। तो ये दे दिया तो देखो क्लियर कट है ना कि इसका एन फैक्टर Fe+2 से Fe+3, एन फैक्टर आ गया 1, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इधर +2, तो एन फैक्टर आ गया 5। आप उल्टा कर दो, एन फैक्टर को रिवर्स कर दो, तो 5 Fe+2, एन फैक्टर जो Mn वाला आया है Fe का कोफिशिएंट बना दो, जो इसका एन फैक्टर है वो इसका बना दो, इक्वेशन बैलेंस हो गया। इधर वाला अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो 5 Fe+2 MnO4, तो देखो 5 है तो यहाँ 5 लगा दो, 1 है तो 1 लगा दो, बैलेंस हो गया। बट ये थोड़ा इजी वे हुआ, वो कैसे पूछेगा आपसे, ऐसे पूछेगा,
उसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल चलना पड़ेगा। वो कहेगा फेरस सल्फेट react with KMnO4 in acidic medium H2SO4 to give ferric sulfate MnSO4 K2SO4 and H2 X Y Z XYZ की वैल्यू पूछेगा, ऐसे प्रॉब्लम आएगा आपके पास। तो आपने सिर्फ उसी पे ध्यान देना है जिसके आपको एन फैक्टर पता है। आपको एन फैक्टर देखो फेरस का पता है और एमएन का पता है, और इसका एन फैक्टर आपको पता है, फेरस का आता है 1 और MnO4 का एन फैक्टर है 5, एसिडिक मीडियम में 5 होता है, और इनको क्रॉस कर दो तो कोफिशिएंट बन जाएगा। बाकी आप हिट एंड ट्रायल से अपने आप बैलेंस कर दोगे। तो मैं क्रॉस कर दूंगा तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा देखो, कई बार डायरेक्ट मिलते हैं, कई बार थोड़ा प्रोसेस और करना पड़ता है। तो 5 FeSO4, सिर्फ इसको सोल्व करो आप, इधर 1 KMnO4, बाकी कुछ मत लिखो, H2SO4, बाकी हिट एंड ट्रायल से करेंगे, बाकी चीजों के कोफिशिएंट मत लिखो आप, SO4 का थ्राइस एंड MnSO4 K2SO4 और H2 कर दिया बेटा। ये हमने कोफिशिएंट कर दिए। अब जो फेरस और मैग्नीज है उसको भी यहां बैलेंस कर दो। देखो यहां है फेरस 5 और यहां Fe2 है, तो आधा कर देता हूं 5 का आधा हो जाएगा 5/2, मतलब 5 कोफिशिएंट लिख दो ये वाला, और अगर इधर कुछ लिखा है तो उसको ऐसे कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 रह जाएगा। KMnO4 है 1, Mn1 कर दो। इतना कर दिया आपने। इतना करने के बाद अब क्या करो, जो फ्रैक्शन है उसको रिमूव कर दो, मतलब 2 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 FeSO4 2 KMnO4, बाकी रहने दो, अभी वो हिट एंड ट्रायल से हो जाएंगे। ये आ गया, अब 5 हो गया, 5 Fe2SO4 थ्राइस, और ये हो गया 2 MnSO4, बाकी रहने दो K2SO4 और H2। अब आप हिट एंड ट्रायल लगाओ। हिट एंड ट्रायल कैसे लगाओगे, देखो 10Fe हो गया, Mn आपने बैलेंस कर चुका। अब बाकी करो, देखो सल्फेट कर लो आप। देखो इधर सल्फेट कितने हैं, ये रहा सल्फेट, दिस वन इज द सल्फेट, 5 3 जा 15 ये, और 2 ये, 15 और 2 17, एक ये 18, तो यहां कितने आ रहे हैं 10, ये SO4 है, ये 8 हो गया 18, बाकी अपने आप ही बैलेंस होता चला जाएगा। 8 H2 है तो ये हो गए 8 H2, ऑक्सीजन भी अपने आप बैलेंस हो गए, सारी इक्वेशन बैलेंस होगी। ये X की वैल्यू आ गई, ये Y की वैल्यू आ गई, ये Z का वैल्यू आ गई। तो कैसे किया मैंने, देखो मैंने आपको ये इक्वेशन दिया, फेरस सल्फेट KMnO4 H2SO4 और इनके कोफिशिएंट लिख दिए X Y Z, मैंने कहा ये वैल्यू निकालो X Y Z। तो आप क्या करो, सबसे पहले जिनके एन फैक्टर पता है उनके लिख दो। जैसे फेरस सल्फेट का एन फैक्टर 1 पता है, KMnO4 का 5 पता है, और इन एन फैक्टर को इनवर्स लगा दो, इसका एन फैक्टर इधर लगा दिया, इसका इधर। अब इसी फेरस को दूसरी साइड बैलेंस कर दो और Mn को बैलेंस कर दो। अब जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज थे उनको बैलेंस कर दिया। इसको बैलेंस करने के बाद अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको हटा दो। जैसे यहाँ 5/2 आ रहा था बैलेंस करने पर, तो मैंने 2 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाकी मल्टीप्लाई करके बाकी जो बैलेंसिंग है वो हिट एंड ट्रायल से अपने आप हो जाएगी कि फेरस हो चुका है, KMnO4 हो चुका है, तो सल्फेट हो गए, तो सल्फेट इधर देख लिए, इधर देख लिए, कम है उतना मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस टाइप का आपका प्रॉब्लम आता है कि भाई बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आप कैसे करते हो, XYZ कैसे निकालते हो। तो ये मेरे हिसाब से जो आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है, जो पहला मोल कॉन्सेप्ट वाला है उसमें या तो डायरेक्ट मोल का कैलकुलेशन पूछा जाएगा, भाई कितने मोल है, वो तो सिंपल है, फार्मूला बेस्ड होते हैं। सेकंड जो पूछा जाएगा कि आपका टाइट्रेशन टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इक्वेशन को बैलेंस करो, लिमिटिंग रिएजेंट वाले इक्वेशन को बैलेंस करके जिनका रिएक्शन देखना चाहते हो उनको रख के उनके कोफिशिएंट उल्टे कर दो आप, और आप इक्वेशन बना दो। या इक्विवेलेंट के पूछे जा सकते हैं, तो इक्विवेलेंट इक्वेट कर दोगे आप। इक्विवेलेंट वेट का पूछा जाता है, इक्विवेलेंट वेट फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर, या जितनी भी स्पीसीज है इक्विवेलेंट वेट बनाने के लिए किसी स्पीसीज की, उन सबका सम कर देते हैं। रिडोक्स वाले चैप्टर में चलते हैं, तो पहला टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको किसी चीज की ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। ये भी एक ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है, काफी इंपोर्टेंट होता है, DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। यू नो दिस इज द सॉल्वेंट which is used in the organic chemistry. So this is the trend to ask the question in your examination कि भी आपको ऑर्गेनिक वाले में इनऑर्गेनिक में पूछ लेगा, इनऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक में। तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए बेटा, तो स्ट्रक्चर ये आएगा, सल्फर का पूछेगा इसमें। तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड CH3 CH3
SO। तो अब देखो सल्फर का निकालना है, सल्फर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो -2, इधर +2। कार्बन और सल्फर, हाँ, कार्बन और सल्फर, सर्किल सब इंस्पेक्टर और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। H और P की सेम होती है 2.1, कार्बन, सिलिकॉन और आयोडीन की होती है 2.5। जब ऐसे केस आ जाते हैं बेटा आपके पास, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, देन जो नॉन मेटल होता है उसको माइनस दे देते हैं, जो मेटल होता है उसको प्लस दे देते हैं। जो नॉन मेटल होता है माइनस, और जिसको, तो जितना पीरियोडिक टेबल में इधर जाओगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा। तो कार्बन से सल्फर में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो कार्बन वाले को +1, सल्फर को -1, कार्बन वाले को +1 और सल्फर को -1। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना निकला है, 0। ऐसा ही देखो मैंने HP में बोला है, जैसे PH3 PH बॉन्ड आ जाए तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, नॉन मेटल को -1, मेटल को +1। जैसे फॉस्फोरस यहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया तो -1, हाइड्रोजन को +1। ऐसे ही आप जो करते हो, आप एक आता है N और Cl के अंदर, N और Cl की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम 3 आती है। बट क्लोरीन बड़ा है साइज में, नाइट्रोजन छोटा है, तो नाइट्रोजन में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा, तो नाइट्रोजन का -1, क्लोरीन का यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना, कंपटीशन में ये पूछी जाती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो तो जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है उसको नेगेटिव, और जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम है उसको पॉजिटिव देते हैं। और ये आपका जो रिडॉक्स में मैंने बताया 3 चीजें पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड, आपका बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। और थर्ड, इक्विवेलेंट वेट वाला कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिवीजन ऑफ मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अब मैं बच्चों आपसे शेयर कर रहा हूं कुछ प्रॉब्लम। आप ये प्रॉब्लम बताएंगे, फिर मैं आपसे, आज अगर आपके डाउट होंगे तो आप मेरे से डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो अब कल की क्लास में, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, क्लास का फायदा भी तभी होगा बेटा, और मैं भी बढ़िया बढ़िया एग्जांपल तभी शेयर कर पाऊंगा जब आप जो है उसका रिस्पॉन्स करेंगे, आप कुछ करके आएंगे तो बेटर रहेगा, मुझे आइडिया लगेगा कि इस लेवल पर आप कर रहे हो और कहां मुझे और आगे पहुंचाना है आपको। तो नेक्स्ट जब भी क्लास होगी आपकी, तो उस रिवीजन में मोल कंसेप्ट और रिडॉक्स वाले सारे प्रॉब्लम आपने अपने हिसाब से डिस्कस करके आने हैं, और जो डीपीपी दूंगा वो सोल्व करनी है, और जो डाउट आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको देखो कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, आपने प्रॉब्लम, मैं आप प्रॉब्लम शेयर करूंगा, आपने अपने हिसाब से उसका आंसर निकालना है, और फिर जिसने भी हो उसने ऑन करके अपना और मुझे आंसर बताना है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि भी वो गलत है, सही है, या मिस्टेक है तो क्या, और सही है तो इट्स ओके। क्लियर? बाकी बेटा एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो, ये जो है वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है अभी वाली, सभी लोग ही ऐसे पढ़ रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचे कि नहीं नहीं मेरे से तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, तो वो अपना बेटा खुद का नुकसान करेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी आप लोगों के पास। हमेशा प्रूव किसमें करना होता है, जो ऑप्शन हमारे पास होते हैं उसी में प्रूव करना है। सारी दुनिया ऐसे ही तैयारी कर रही है, अगर हम नहीं करना चाहेंगे या नहीं करेंगे तो हम बैठ जाएंगे। हाँ, ऑनलाइन हो सकता है आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो, हम सब लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस है, लेकिन 1-2 दिन के बाद मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल होता है। फर्स्ट 1-2 में सिर्फ जो टेक्निकली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, वो आपका हैंड जब तैयार हो जाएगा, जैसे आज हमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो ऐसा ही इसमें होगा, जब आप 1-2 क्लास ले लेंगे फिर तो बड़ा कंफर्टेबल लगेगा, फिर कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा तो और इजी हो जाएगा। मैं आपकी आपसे कुछ प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, सबसे पहले ये प्रॉब्लम बनाओ आप। फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे है बेटा, आपने ये प्रॉब्लम बनाना है, अपने हिसाब से आंसर निकालना है। In the following reaction, we start with 2 mole of nitrogen and 5 mole of hydrogen, exerting a total pressure of 7 atm at a given temperature in a closed vessel. When 50% of nitrogen is converted into ammonia, partial pressure of ammonia कैलकुलेट करना है बेटा। सोल्व करेंगे और मुझे आंसर शेयर करेंगे आप लोग, कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में, तो उससे क्या है, फिर हम क्वेश्चन का क्लैरिटी भी आएगा हमारे पास।
जिसका आंसर आ जाए बेटा बता देना वो। आया बेटा किसी का आंसर? रिस्पॉन्स करो बेटा, कोई भी बच्चा जिसने भी कर रहे हो, क्या आंसर आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, वो डिस्कस करो। तभी उसका बेनिफिट होगा, डिस्कस करेंगे जब हम लोग। सर इट्स 2.8। 2.8 आ रहा है। किसका आ रहा है बेटा 2.8? मुझे नाम भी बताते जाओ, तो मैं आगे फिर उसी से इंटरेक्शन भी करता मुकुंद। जाऊँ। मुकुल? मुकुंद। मुकुंद? मुकुंद कौन से बैच में थे बेटा? C1 में, C2 में थे? सर अपेक्स मेडिकल। अच्छा, अपेक्स मेडिकल में थे, ठीक है। 2.8 आ रहा है आपका? यस सर। हाँ भाई, और कोई स्टूडेंट बताओ। क्या बात, C1 C2 वाले कोई भी वो नहीं बोल रहा? +2 वाले बच्चे का आंसर आ गया, आप लोगों का नहीं आया। देखो, इतनी बड़ी क्लास में सिर्फ एक बच्चे का आया है जवाब, बाकी किसी का आया आंसर ही नहीं है। बोलो बेटा, बोलने से ही सीखोगे, नहीं तो मैं तो कितना ही पढ़ाता रहूं उससे कुछ नहीं होगा, जब तक आप अपना माइंड नहीं चलाएंगे। आप जब तक अपना कंप्यूटर दिमाग वाला नहीं चलाएंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। C1 C2 से किसी का आंसर? नो रिस्पॉन्स, जीरो। जीरो रिस्पॉन्स। क्या बात है बेटा, डॉक्टर नहीं बनना क्या? लोगों को ही देखना है डॉक्टर बनते हुए, या खुद भी बनना है? खुद बनना है तो बोलना सीखो। क्वेश्चन करना बताओ, क्या आ रहा है? गलत होगा कोई इश्यू नहीं, लेकिन पता लगेगा उससे अपने को। मेरा तो गलत आ रहा है सर, 1.4 आ रहा है। वन, हाँ कोई बात नहीं बेटा, गलत तो सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आपको सिखाना है कि गलतियां जो हैं वो कैसे हम ठीक करेंगे। मुझे आंसर बताओ बस, मैं सिर्फ रिस्पॉन्स चाहता हूं आपका। 1.4 आ रहा है आपका? हाँ सर, यही आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी स्टूडेंट का बेटा? देखो बच्चों,
मैं इसको अब शेयर कर रहा हूं। अब इसका सॉल्यूशन देखो, अब हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन। अब पूरा आप थीम पे ध्यान देना। N2 का मोल था 2, और मेरी हेल्प भी करना, मैं इसको हटा रहा हूं, आगे चल रहा हूं मैं। 2 और 5 मोल तो कुछ मिस हो जाए तो बताना मुझे। इसमें देखो आपको क्या कह रहा है, 2 मोल नाइट्रोजन के कह रहा है और 5 मोल हाइड्रोजन के, टोटल 7 मोल हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो सपोज मैंने आपको ये प्रॉब्लम दिया है कि N2 और H2 मिलके अमोनिया बना रहे हैं, NH3। इनिशियली आपको मोल दे रखे हैं और इनिशियल प्रेशर भी दे रखा है। कहता है इनिशियल प्रेशर है 7 atm, जिसमें से नंबर ऑफ नाइट्रोजन के मोल है आपके 2 और हाइड्रोजन के हैं 5, और वो अमोनिया बना रहा है आपका 0। अगर मैं इनिशियली सोचूं तो आपने नाइट्रोजन के 2 मोल लिए होंगे, हाइड्रोजन के 5 मोल लिए होंगे, अमोनिया 0 होगा। ओके, फाइनली वो क्या कह रहा है कि फाइनली जो है 50% चला गया है। 50% नाइट्रोजन चला गया, तो 50% देखो, नाइट्रोजन का 50% मतलब 2 का 1 मोल चला गया। अब ये 1 जाएगा तो हाइड्रोजन तो 3 जाएगा, तो ये 3 चला गया। ये 1 जाएगा, ये 3 जाएगा, और बैलेंस करूंगा तो ये 2 आएगा, तो अमोनिया 2 बन जाएगा, प्लस मतलब बन गया। तो फाइनली मेरे पास क्या हुआ कि नाइट्रोजन के इनिशियली मोल मैंने 2 लिए थे, जिसमें से 1 चले गए तो 1 रह गए। फाइनली हाइड्रोजन के मोल 5 थे, 3 चले गए तो 2 रह गए, और अमोनिया था ही नहीं, 2 मोल इसके आगे। अब मेरे पास फाइनल प्रेशर जो है वो नहीं है। तो एक मेरे पास कॉन्सेप्ट है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और मुझे पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ये कर सकता हूं कि मुझे इनिशियली मोल पता है, फाइनल मोल पता है, तो मेरे पास इनिशियली प्रेशर आ जाएगा, फाइनल प्रेशर आ जाएगा, तो रेशियो यही रहेगा। इनिशियल मोल मेरे पास कितने थे, मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं बेटा, 5 और 2 7। फाइनल मोल मेरे पास कितने हो गए गैसेस के, ये 5 हो गए। इनिशियल प्रेशर मुझे पता था 7 atm, फाइनल प्रेशर मेरे पास आ गया 5 atm, फाइनल प्रेशर आ गया 5। अब आप डॉल्टन्स लॉ लगाओगे, तो डॉल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी का भी इंडिविजुअल का प्रेशर, जैसे अमोनिया का इंडिविजुअल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर। लेकिन टोटल कौन सा, फाइनल का, क्योंकि अमोनिया तो यहां बन रही है आपकी। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स, अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, कितने में से हैं 5 में से, 2 2 4 और 1 5, और फाइनल प्रेशर कितना आया 5, तो हमारा 2 atm। तो इसका मतलब अमोनिया का पार्शियल प्रेशर 2 atm हो जाएगा। अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हो। अल्टरनेटिव मेथड अब एग्जाम में जल्दी सोल्व करना है, तो उसका देखो अल्टरनेटिव कैसे सोल्व करेंगे हम, ये तो पूरा कंसेप्चुअल हुआ। अब अल्टरनेटिव में मैं क्या करूंगा, N2 प्लस 3H2 2NH3, वो और सिंपल है। लेकिन अल्टरनेटिव तब है जब हमारी सारी क्लियरिटी हो जाए। अब यहां पर देखो मोल कितने थे, 2 ये और 5 ये, 2:5 में मोल डिवाइड थे, और टोटल 7 हो रहा है, प्रेशर भी 7 है, तो मैं कह सकता हूं 2 atm ये हो गया, 5 atm ये हो गया, टोटल तो 7 ही है ना। स्टार्टिंग में ये 0, 50% नाइट्रोजन चली गई फाइनली, तो 50% चलेगी, तो 2 का 50% 1 होता है, तो 1 atm चला गया। ये 1 जाएगा तो ये 3 जाएगा atm, और ये 1 जाएगा तो ये 2 बनेगा 2 atm। तो फाइनली हमें डायरेक्ट ही पता लग गया कि 2 atm प्रेशर बन जाएगा अमोनिया का। तो अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हो, बट पहले इस पर कमांड करो कि पहले नंबर ऑफ मोल और प्रेशर भी दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल से सोल्व कर लिया, फिर इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल प्रेशर निकाल लेंगे, इनिशियल मोल पता है, फाइनल मोल पता है, तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। उससे क्या होगा कि मान लो इस टाइप का प्रॉब्लम आता बेटा कि यहां 7 नहीं होता, 8 होता, 8 दिया होता तो, और ये 2 और 5 दिए होते, तो ये वाला काम आता फिर आपको। मतलब ये हमेशा के लिए है, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है।
तो किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? प्रॉब्लम ये जो अभी किया देखो, आंसर आ गया आपका 2 ATM। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाएंगे फिर अब आप। अब आप प्रॉब्लम बनाओ ये वाला। ये प्रॉब्लम बनाएंगे, द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस एट STP। द मास ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द गैसेस। सोल्व करो बेटा। बाकी बच्चों से भी मेरा एडवाइस है कि आप अपना प्रॉब्लम सोल्व करें। गलत से गलत आंसर भी आपका आता है तो आप अपना दिमाग चलाएं, जितना भी आता है शेयर करें, फिर उससे क्या आपके सीखने का पावर इंक्रीज होगा। फाइनल राउंड चल रहा है, इसके बाद आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले आप एक बार अपने माइंड को जितना चलाना सीखेंगे ना, तो उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप ये मत सोचें कि आपकी मिस्टेक छोटा है या बड़ा है। मैं आपका जितना सपोर्ट होगा वो सारा करूंगा, लेकिन आप इनिशिएटिव ले। पहले इनिशिएटिव लेंगे तभी कुछ बेनिफिट होगा। चुपचाप बैठे रहेंगे बेटा कोई फायदा ही नहीं है। भजन थोड़ी सुनना है, जैसे लोग भजन सुन के घर पहुंच जाते हैं, फिर वही अपना घर वाला काम, तो फायदा नहीं होगा। हाँ बोलो बेटा। 56 ग्राम। 56 ग्राम। मुकुंद ने आंसर दिया है ना ये 56 ग्राम। बेटा मुकुंद ने दिया था ना, किसने दिया? हेलो, आवाज आ रही है? और किसी का? एनीबडी एल्स? सर 23। 23 ग्राम। देखो बेटा, सभी लोग आप कर रहे हो, देखो आंसर अलग अलग आ रहा है। 28 आ रहा है। हैं? 28 आ रहा है, 28 समथिंग। 28 समथिंग आ रहा है एक बेटे का। चलो मैं अब देखो मैं करता हूं सो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की थीम को समझना है, द डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर सपोज मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन करा रहा हूं KOH से, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर रहा हूं, तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि इसमें बनेगा क्या। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप ब्रेक करोगे तो बेटा क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 होता है। और रिएक्शन जब KOH की कराऊंगा, KOH बेस है, वो तो सिर्फ एसिड से रिएक्ट करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड भी बेस है और CO2 एसिड है। देन यू नो KOH ओनली रिएक्ट विद द एसिड, तो ये एसिड के साथ इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड जैसा है वैसा ही रहेगा और आपके पास ये बन जाएगा KHCO3। तो सबसे पहले हमारा ये प्रॉब्लम बनेगा कि भाई रिएक्शन बनी क्या। तो अगर मैं रिएक्शन देखूंगा ये, तो रिएक्शन क्या बना देखो अब कि रिएक्शन मेरे पास, अब मिला के लिख देता हूं, CaCO2 में ओवरऑल लिखूंगा तो क्या रिएक्शन आएगा? CaCO3 प्लस KOH इज इक्वल टू CaO प्लस KHCO3। ये रिएक्शन बना। हमें किस किस का रिएक्शन करवाना है? इससे जो कैल्शियम कार्बोनेट से जो CO2 का और KOH का रिएक्शन करना है। तो मोल बराबर कर दो, देखो कोफिशिएंट तो 1 1 है, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 नंबर ऑफ मोल ऑफ KOH।
आपको चाहिए मास, KOH का चाहिए देखो, तो नंबर ऑफ मोल CO2 किससे निकालोगे? वॉल्यूम से। तो क्या फार्मूला होता है? मोल इंटू इनफैक्ट, ये मोल ही चाहिए हमें, तो मोल किससे निकलते हैं? वॉल्यूम से। वॉल्यूम अपॉन 22.4। गैस के लिए N वेट चाहिए, वेट अपॉन फार्मूला वेट। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें? 11.2 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होता है, डिवाइडेड बाय 22.4। वेट कैलकुलेट करना चाहते हो, KOH का निकाल लो, कितना आ रहा है? 56। ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा तो वेट 28 ग्राम आ जाएगा। तो योर आंसर, करेक्ट आंसर इज 28। बट देर इज नो वरी अबाउट 56 ग्राम। 23 कैसे आया? ये तो किसी ने ऐसे ही तुक्का मार दिया था। 23 तो कहीं से बनेगा ही नहीं, इसमें कोई ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग आंसर ही नहीं आना था। तो आप, ऐसा नहीं है कि जो आंसर है वो देख के करेंगे। आपका 56 वो कर सकते थे जो इसको K2CO3 बनाते, लेकिन थोड़ा सा आपको और सोचना था इसमें। ये प्रॉब्लम आपका आया हुआ प्रॉब्लम है एग्जाम में। तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 होगा, और प्लस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो KH CO2 एसिड से रिएक्ट करेगा, बेस बेस से तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो CO2 से रिएक्ट करके CaO KH CO3 बनाएगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि एसिड और बेस की रिएक्शन कराएंगे तो दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो दोनों के मोल इक्वल आ जाएंगे, 1 1 रख देंगे हम। CO2 के मोल वॉल्यूम से बनाएंगे, वॉल्यूम गिवन है, डिवाइडेड बाय 22.4। वेट निकालना है, मोलर मास इसका 56 आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट आप बनाओ, मैं आपको प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं ये वाला। ये प्रॉब्लम बनाना है आपने। ये प्रॉब्लम बनाओगे, 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2 और रिएक्शन विद एक्सेस Ki विल लिबरेट हाउ मेनी मोल ऑफ आयोडीन? One mole of acidified K2Cr2 7 on reaction with excess Ki will liberate how many mole of I2? हेलो हेलो सर। हाँ हाँ बेटा बोलो। हेलो, 1 मोल है सर। 1 मोल नहीं, मैं अभी चेक करूंगा बेटा, मुझे आंसर ध्यान नहीं, हम करके देखेंगे। मैं लिख देता हूं आपका 1 मोल। और कोई और किसी का आंसर? ये इजी सा प्रॉब्लम है। हेलो सर। हेलो हाँ हेलो। सर 3 मोल्स आ रहे हैं, I2 के 3 मोल्स आ रहे हैं। I2 के 3 मोल्स आ रहे हैं, ये भी लिख देते हैं कि 3 मोल ऑफ I2। 3 सर। 3 आ रहा है बेटा। चलो मैं देखता हूं। देखो इसमें 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2 रिएक्शन करने जा रहा है K2Cr2 का। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिएक्शन किससे कर रहा है? Ki से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Ki से रिएक्ट करके ये बना देगा आपका आयोडीन, ऑक्सीडाइज करके। तो हमें किसका रिएक्शन करना है? इसके और इसके इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। तो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7
इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2। अब K2Cr2 7 जो जाता है वो Cr+3 में कन्वर्ट होता है, तो n फैक्टर निकाल लेते हैं। याद हो तो सबसे बेस्ट है, वैसे तो मैं अपनी क्लासेस में याद ही करवा देता हूं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का +6 होगा यहाँ चार्ज, यहाँ +3 है तो डिफरेंस आया 3 का, लेकिन क्रोमियम 2 है तो 6 हो जाएगा n फैक्टर इसका। और आयोडीन देखो 0 से 1 तो 1 का डिफरेंस, लेकिन I2 है तो n फैक्टर 2 हो जाएगा इसका, तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट दोनों के बराबर करते हैं, तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोल दे रखा है तो मोल इंटू n फैक्टर, और आयोडीन के क्या पूछना चाहता है मोल, तो इसका मोल इंटू n फैक्टर। मोल K2Cr2 7 का गिवन है बेटा 1 मोल, n फैक्टर है इसका 6 पोटेशियम डाइक्रोमेट का। इसके मोल सपोज कैलकुलेट करना चाहते हैं x, और I2 का n फैक्टर है 2, तो जिसका 3 आंसर है बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो n मोल ऑफ I2 आ जाएगा 3। तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सोल्व कर लिया हमने, इक्विवेलेंट दोनों के बराबर कर दिए। n फैक्टर याद है तो बेटर है, यही एग्जाम में आने हैं, तो n फैक्टर जितने मेमोराइज हो जाए उतना बेस्ट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का n फैक्टर 6 होता है, I2 का n फैक्टर 2 होता है, तो 6 × 2। क्लियर? अब देखो एक प्रॉब्लम मैं आपको और देता हूं। ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, अच्छी प्रॉब्लम है ये। ये प्रॉब्लम बनाएंगे लास्ट में अपने, एक प्रॉब्लम और बना रहे हैं। A mixture of CH4 and C2H2 occupy a certain volume at a total pressure equal to 0.63 torr. The same gas, हाँ हेलो सर ये क्वेश्चन तो हो गया था। कर लिया था, यस सर। पहले कर लिया था, तो ये वाला कर लो फिर। तो ये वाला कर लो बेटा, फिर एक जैसा ही है वैसा सही है ये भी। तो ये प्रॉब्लम कर लो। 10 milliliter of gaseous hydrocarbon was exploded with oxygen. After explosion, there was contraction of 20 milliliter in volume. After explosion, there was contraction of 20 milliliter in volume. On shaking the residual mixture with KOH, there was a further contraction of 20 milliliter of volume. Calculate the molecular formula of hydrocarbon. थोड़ा सा टफ है लेकिन ट्राई करो, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन का तरीका बताऊंगा आपको। चलो मैं बता ही देता हूं बेटा, क्योंकि आगे फिर मेरा क्लास है, इतना टाइम मिलेगा नहीं गैप अपने को बीच में। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। सबसे पहले आप बैलेंस इक्वेशन लिखोगे हाइड्रोकार्बन की। बैलेंस इक्वेशन क्या है आपके, देखो ऐसे एज्यूम कर लो, एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन X है, हाइड्रोजन Y है। आप इसका कंबशन कर रहे हो, O2 से रिएक्ट करवा रहे हो,
O2 से रिएक्ट करा करके आप CO2 बनाओगे और वाटर बनाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको बैलेंस कर दो। ये सारी गैस है, हाइड्रोकार्बन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड है। अब इसको बैलेंस करते हैं। देखो पहला स्टेप है बैलेंसिंग, लेकिन बैलेंसिंग किस टर्म में? देखो एक्स और वाई की टर्म में। ध्यान देना बेटा, देखो कार्बन एक्स है तो यहां एक्स लगा देता हूं, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन एच वाई है तो H2 करना है तो Y/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन वाई रह जाएंगे। अब मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करने, इधर देखो XO2 तो एक तो X आ गया। अब XO2 में से इधर ये भी है, Y/2O है तो Y/2, और ये O2 है तो फिर 2 से और डिवाइड करूंगा, Y/4 आ जाएगा। कई बार तो बेटा ऐसा ही क्वेश्चन आया है, बस ये बैलेंसिंग इक्वेशन पूछ ली है उसने। तो इस हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करूंगा तो कार्बन X HY प्लस X/X प्लस Y/4 O2 X CO2 प्लस Y/2 H2O लिक्विड। अब वो कहता है कि इनिशियली क्या दिया आपको? इनिशियली कहता है इसके 10 मिलीलीटर है, सपोज CXY के 10 मिलीलीटर है, और इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता, सपोज बहुत सारा ले लिया हमने, VXS में ले लिया, वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में बेटा ये 0 होगा। लिक्विड कंसिडर करने नहीं है आपको, सिर्फ गैसेस कंसिडर करना। फाइनली क्या हुआ, इसमें से सपोज 10 का 10 मिलीलीटर यूज हो गया, कंबशन हो गया कंप्लीटली, ये 1 जाएगा तो उसका इतना टाइम ये जाता है। अगर ये 10 जाएगा तो ये 10 टाइम चला जाएगा, तो -X प्लस Y/4 का 10 टाइम चला गया, और ये X टाइम जाएगा 10 का, जितना ये जाएगा उसका X टाइम, तो ये 10 गया है तो ये प्लस बन गया हमारे पास 10X। तो ओवरऑल फाइनली हुआ क्या? हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया 0। ऑक्सीजन कितनी बच गई? देखो स्टार्टिंग में VXS थी, इसमें से इतना चला गया तो बाकी आपके पास बच गया VXS माइनस ये वाला X प्लस Y/4 10, और CO2 कितना हो गया आपके पास? 10X। अब देखो वो क्या कहता है, कहता है कि फर्स्ट कंट्रैक्शन किया मैंने। फर्स्ट कंट्रैक्शन मतलब पहले इतना वॉल्यूम लिया था, जैसे ये बना तो कुछ वॉल्यूम कम हो गया, तो हमारे पास देखो V इनिशियल कितना आ रहा है और V फाइनल कितना आ रहा है। देखो तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया? जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा इसको हम बोलेंगे फर्स्ट कंट्रैक्शन, मतलब कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वॉल्यूम। वो कितना होगा? V इनिशियल, क्योंकि एक्सेस में ले रहे हो, माइनस V फाइनल। वैसे तो क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है, लेकिन यहाँ एक्सेस में है तो पहला वॉल्यूम देखो आपके पास कितना था DV, पहला वॉल्यूम था 10 ये और V ये, तो V इनिशियल जो मेरे पास था 10 प्लस V था। V फाइनल कितना हो गया? ये खत्म हो गया, ये इतना रह गया, तो ये हो गया V माइनस X प्लस Y/4 इंटू 10 प्लस ये 10X। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरा उसने क्या बोला था कि CO2 को एब्जॉर्ब करने पर KOH जो लगा है उसमें जो है 20 मिलीलीटर का फर्क आया, तो ये तो क्लियर पता लग गया सेकंड कंट्रैक्शन जो है वो CO2 का है, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन CO2। तो उसमें कितना आया? 10X। CO2 का वॉल्यूम कितना है मेरे पास? 10X। 10X इक्वल टू उसने कह रहा है 20 मिलीलीटर खत्म हुआ है, क्योंकि KOH तो CO2 को ही तो एब्जॉर्ब करेगा, तो X इज इक्वल टू 2 आ गया, तो X की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये X की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में रख देते हैं और इसको सोल्व करते हैं, तो Y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये कितना हुआ? 10 माइनस अंदर माइनस X की वैल्यू आपके पास आ रही है 2 प्लस Y/4 10 प्लस 10X की डायरेक्ट वैल्यू आपके पास, X की 2 रखो या 10X की 20 है डायरेक्ट, इसको आप सोल्व कर लो। X की वैल्यू आ चुकी है, Y की वैल्यू निकालनी है आपको। 10 माइनस माइनस ये कितना हो गया? देखो 4 8 प्लस Y/4
या 8/4 y/4 इंटू 10 प्लस 20। अब सोल्व करके निकाल लो बेटा, तो कितना आएगा? तो y का वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस बाहर का 10 है, माइनस 8/4 का कितना हो गया? 2। 2 से 10 किया आपका 20 आ गया, प्लस y/4 2.5y आ गया, और ये प्लस 20 आ गया। तो प्लस 20 और माइनस 20 तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस 20 का है, ये ऐसा आ रहा है। तो कैलकुलेट कर लो, अब कैलकुलेशन जो है वो बना लो आप। 10 और ये 20 दे रखा था, चेंज इन वॉल्यूम 20 दे रखा है हमें, तो ये भी 10 और 10 इधर 10 आ गया, इज इक्वल टू इधर कितना रहेगा? 2.5y, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो फार्मूला क्या हो गया? कार्बन आ गया 2 और हाइड्रोजन हो गया 4। तो हमने किया क्या क्या किया हमने? CXHY सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखी, इसका वॉल्यूम दे रखा था 10 मिलीलीटर, इसका एज्यूम कर लिया VXS। ये 10 का 10 खत्म होगा, जितना ये जाएगा उसका इतने टाइम्स ये चला जाएगा, और इतने टाइम्स ये बन जाएगा। तो 10 में से 10 गया, ये 0, VXS में से इतना चला गया, तो ये बन गया, ये 10x बन गया। और 10x जो KOH एब्जॉर्ब कर रहा है वो CO2 का है, तो 10x इज इक्वल टू 20 दे रखा है, तो x की वैल्यू यहां से आ गई। और इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आया? इनिशियल V इनिशियल माइनस V फाइनल। इनिशियल था 10 प्लस VXS, माइनस V फाइनल था ये वाला जो बचा हुआ ऑक्सीजन है और CO2 है। और CO2 की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू सब जगह थी, तो x की वैल्यू सब जगह हमने रख दी। और ये कॉन्ट्रैक्शन भी 20 मिलीलीटर बता रहा था, वो 20 आया था आपका, तो आपने y की वैल्यू निकाल ली, तो x और y की वैल्यू निकाल ली, 2 4 आ गया आपका। डाउट किसी को पूछ सकता है? अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यूडियोमेट्री की प्रॉब्लम है ये, हाइड्रोकार्बन के फार्मूले डिसाइड करने वाली। जिसको नहीं आया वो 2-4 बार इसको देख के करना। शमी क्लियर है? शमी क्लियर है ना? ये Yes, sir. क्वेश्चन ऐसा करना है, ऐसा एक आधा भी आ गया तो लाइफ बन जाएगी, एक आधा पार कर देगा सारा सिस्टम। Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज योर क्लास और सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। लेकिन इट शुड बी रिमेंबर कि नेक्स्ट क्लास में आपको जो है, जो मैं DPP दूंगा, मोल कंसेप्ट और इसकी करके आनी है। और नेक्स्ट जो मैं आपको मोल कंसेप्ट और इसके बाद जो कराऊंगा वो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो उसको पढ़ के आना है, उसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जहां ज्यादा बच्चे उलझते हैं, वो पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर वैसे ही DPP और डाउट जरूर लेके आने हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू।